हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज कोलिजन इन वन डायमेंशन की ये तीसरी क्लास है। मैं वर्क एनर्जी पावर में मैं कोलिजन पढ़ा रहा हूं जिसमें तीसरी क्लास है। आज अगर मैं पहली क्लास की बात करूं तो पहली क्लास में मैंने आपको कोलिजन इन वन डायमेंशन के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताए थे, डेरिवेशंस बताए थे, ठीक है। दूसरी क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल सिखाए थे, सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना कि फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी ये बताया था, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये पता है कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, क्या लॉ है कोलिजन के, कैसे अप्लाई किया जाता है, सारे स्टेप समझा रखे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आज हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पेंडुलम वाले क्वेश्चन, वो सब, ताकि वन डायमेंशन कोलिजन आज की क्लास में पूरा हो जाए। फिर हम ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशन कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक का भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कुछ हमें समझाता भी है ये क्वेश्चन। एक बात देखो, क्या क्वेश्चन है कि मान लो एक m1 मास है, ठीक है। वो इनिशियल स्पीड u1 से आके टकरा रहा है, ठीक। किससे? m2 मास से, जो स्टेशनरी है, रेस्ट में है। m2 मास से रेस्ट में टकरा रहा है और इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। टक्कर खाने के बाद ये हुई टक्कर यहाँ, ठीक है। टक्कर हुई, टक्कर के बाद m1 मास की वेलोसिटी हो गई v1, m2 मास की हो गई वेलोसिटी v2, ठीक है बच्चों। हमें ये v1 v2 फाइंड करना है। हमें ये पता करना है कि ये मास जब टकराता है इससे तो कितना परसेंट अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो आज ये क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है स्टेप क्या इस्तेमाल करते हैं हम। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम तो बन चुका है, ये कॉमन नॉर्मल है, हेड ऑन कोलिजन है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट कह सकते हो। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, m1u1 इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। m1u1 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया। इसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इलास्टिक इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। ये न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन, यही दो स्टेप इस्तेमाल करते हैं ना, याद है ना पिछली क्लास? अगर नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देखो, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों आंसर क्या आएगा? तो v1 आएगा बाय सॉल्विंग। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, आपको सॉल्व करना है। ये v1 आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। ये v1 आएगा और v2 कितना आएगा बच्चों? अगर मैं v2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, ये v1 आएगा, ठीक है। v2 आएगा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना। हमें पता करना है बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। तो देखो कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन सा? फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस फाइंड करेंगे। तो फ्रैक्शनल लॉस होता है बच्चों, अब हम क्यों फाइंड कर रहे हैं ये भी पता लगेगा कि हमने इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज लॉस होगी, कितना उसको मिलेगा इससे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात ध्यान देना, इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअल एक की लॉस हो सकती है, दूसरे की बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रही है ना, ये भी दौड़ना शुरू कर दिया। तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1। तो देखो बच्चों, जब भी हम लॉस फाइंड करते हैं तो लॉस का तरीका होता है डेल्टा के ई अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल अपॉन के इनिशियल, देख सकते हैं। देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1u1 स्क्वायर। मानते हो बच्चों? अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर।
यहां देखो, इसको जो सॉल्व करेंगे तो के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू, देखो हाफ m1 कट जाएगा ना बच्चों, है ना। ये आएगा u1 स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, मानते हो। अब देखो बच्चों, हाफ माइनस v1 कितना है, कितना सॉल्व किया था बच्चों हमने, कितना था v1, ये वैल्यू, तो v1 सॉल्व किया हमने ओ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन u1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, ठीक है। फिर कट गया तो कितना आया बच्चों, ये फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब आपको आंसर मतलब हमें ये समझ में आया कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जो स्टेशनरी रखा है, अगर उससे इलास्टिक कोलिजन करता है, डायरेक्ट इंपैक्ट करते हुए, हेड ऑन कोलाइड करते हुए इलास्टिक कोलिजन करता है, तो उसकी फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ, देखो, जैसे अगर आप ऐसे लो, इफ m1 m2 इज 2 टाइम्स ऑफ m1, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि अगर m2 2 टाइम्स ऑफ m1 हो तो कितना हो जाएगी ये वैल्यू, देखना, डेल्टा के ई अपॉन के इनिशियल, कितना हो जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2, तो ये हो जाएगा m1 माइनस 2m1 अपॉन 3m1 ना, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी, ये हो जाएगा 1 माइनस m1 स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर, m1 से स्क्वायर कट गया, 9 माइनस 1 8/9, ठीक है बच्चों, 8/9 आंसर है। अब 8/9 ये फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शनल होता है, इसकी यूनिट वैल्यू में कितना चेंज आया, फ्रैक्शन होता है बच्चों यूनिट वैल्यू में चेंज, आपको पता है ना, बेसिक बातें पढ़ा रखी है भाई शुरुआत में फिजिक्स में। फ्रैक्शन होता है यूनिट में कितना चेंज आया, और परसेंटेज चेंज होता है कि अगर इस क्वांटिटी की 100 यूनिट होती तो कितना चेंज आता। तो परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, डेल्टा के ई अपॉन के इनिशियल, ऐसे लिखा इंटू 100, तो देखो 8/9 इंटू 100, तो 800/9, ठीक है। तो ये नियरली अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो 90 के आसपास आएगा, 90%। मतलब इस केस में अगर एक पार्टिकल अपने डबल मास के पार्टिकल से जाके इलास्टिक कोलिजन करता है 1 डायमेंशन, तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है अपनी, लगभग 90% काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देता है। किसको देगा, अगले पार्टिकल को, क्योंकि यहाँ हीट की फॉर्म में तो लॉस हो नहीं सकता इलास्टिक में, तो इतनी परसेंट काइनेटिक एनर्जी वो इसको दे देता है। यही एग्जांपल अगर मैं इसी बच्चों डाटा में मैं m2 की जगह लेता हूं 9 टाइम्स ऑफ m1, ज्यादा टाइम्स मास कर दिया, मतलब हैवियर हो गया बहुत ज्यादा m2, है ना, जैसे बड़े ऑब्जेक्ट से आके टकरा रहा है कोई, तब कितना आंसर आएगा, तो देखो 1 माइनस 9m1, तो ये 8m1 हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये 10m1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों ये कितना हो गया, 1 माइनस 64 अपॉन 100, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 100 माइनस 64/100, तो 36/100, और ये तो फ्रैक्शनल चेंज है। अगर आप परसेंटेज चेंज देखोगे तो फिर ऐसे ही करोगे, इंटू 100 करोगे तो 36% आ जाएगा। यानी कि अगर जो मास रखा हुआ है अगर वो हैवी करते हैं हम, तो जब पार्टिकल इससे आकर टकराएगा तो केवल 36% लॉस करेगा। यानी कि अब आपको एक फिजिक्स का रूल पता लगा। क्या पता लगा, कि जब पार्टिकल जो होता है, अगर जो पार्टिकल जिससे टकराने जा रहा है, तो उसको अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करानी है, तो जिस पार्टिकल से टकरा रहा है वो हल्का होना चाहिए। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, जब न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना होता है, उसकी स्पीड को कम करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हमें न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, स्लो स्पीड का न्यूट्रॉन जो होता है वही न्यूक्लियर फिजन कर पाता है।
ज्यादा स्पीड का न्यूट्रॉन निकल जाता है, वो फिजन नहीं शुरू कर पाता, तो हमें स्लो करनी पड़ती है। बहुत हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन है तो उसकी स्पीड कम करनी है, तो स्पीड कैसे कम करें? तो बताओ, उसके रास्ते में हैवी ऑब्जेक्ट रखने चाहिए या लाइटर ऑब्जेक्ट रखने चाहिए? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, उसके रास्ते में ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन ठीक है, या कार्बन, कौन रखना चाहिए? तो कार्बन का मास तो बहुत ज्यादा होता है ना, लगभग 6-7 न्यूट्रॉन होते हैं उसमें, ड्यूट्रॉन का मतलब 2 प्रोटॉन, ऐसे समझ लो आप। तो इसका मतलब आपको ड्यूट्रॉन रखोगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हम उसके कंपैरेबल मास के पार्टिकल उसके सामने रखते हैं, तो वो कौन होता है? हैवी वाटर, D2O, जिसमें ड्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बहुत बढ़िया, ये एनसीईआरटी ने लगभग 1-1.5 पेज पे लिखा हुआ है ये कंसेप्ट, तो आपको समझना जरूरी था ये क्या है। ठीक है, तो आप इसको अगर अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा रिवर्स करो वीडियो को, फिर चेक करो इस कंसेप्ट को, बहुत मजेदार बात है ये। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे लगेंगे कि ये 2 डायमेंशन कोलिजन है, लेकिन होते वो 1 डायमेंशन कोलिजन के ही है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूं मैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी जेई में, नीट में और जेई मेन में आते रहते हैं बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूं मैं बिल्कुल आपको। जैसे एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है, ऐसे मान, ठीक है बच्चों, सर्कुलर पाइप है ये, जैसे साइकिल का टायर होता है ना, होल होता है अंदर से, ऐसे सोचो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर 2 कंचे हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं r। 2 ऑब्जेक्ट हैं बच्चों से, ठीक है, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास क्या है, एक का मास ले लेते हैं 20 kg और इसका मास ले लेते हैं 1 kg। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड से आके टकरा है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, t=0 पे दोनों चलेंगे। ठीक है, तो दोनों चलेंगे तो इक्वल स्पीड से चल लेंगे, तो कहाँ आके टकराएंगे बच्चों? इस जगह नहीं टकराएंगे ये, सोचो, इमेजिन करो, और यहाँ ऐसे आके टकराएंगे। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई, टक्कर के बाद स्पीड कितनी होगी? ए है ये और ये बी है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है। फिर दूसरा पार्ट ये है कि जब पहली बार टक्कर हुई, दूसरी बार टक्कर होगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बात सोचो, जब ये आएगा, आते 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 इस पॉइंट पे टकराएंगे, तो इस पॉइंट पे इनकी लाइन ऑफ वेलोसिटी मोशन एक ही लाइन नहीं होगी ऐसे, है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं जिसको। और टक्कर के बाद भी वहीं से ऐसे रिलीज होंगे, या एक ही डायरेक्शन में चलेंगे या ऊपर जाएंगे, चलेंगे तो ऐसे वर्टिकल, मतलब एक सीधी लाइन के लॉन्ग ना, टक्कर के जस्ट बाद और टक्कर से जस्ट पहले, तो इसका लिए 1 डायमेंशन कोलिजन है, 2 डायमेंशन में नहीं जाएगा। ठीक है, टक्कर के बहुत देर बाद फिर ये डायरेक्शन बदलेगी तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, लेकिन टक्कर से जस्ट पहले, टक्कर के बाद और टक्कर के दौरान ये लाइन ऑफ मोशन जो है वो एक ही है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही है। ठीक है, तो इसे हेड ऑन कोलिजन ही रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा साइन ले लेते हैं बच्चों, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये ए और ये बी, सोचो, अब ये टक्कर हुई, टक्कर के बाद मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी है v2 और इसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि टक्कर के बाद, टक्कर से पहले आपको ये u1 u2 पता है, इसको u1 मान लेते हैं और इसको ये u1 ये u2। ठीक है, अब देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 2 × 20 u1 प्लस 1 u2, ठीक है, इक्वल टू 20 v1, है ना, प्लस 1 v2। हमने दोनों को इधर ही मान लिया कि इधर जा रहे हैं। आपको लगा सर ये कैसे पता लगा? आपको मान लेते हैं थोड़ी देर यार, गलत हुआ तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा बच्चों, 20 v1 कितना है 2 1 और ये कितना है 2, तो 20 v1 प्लस v2, तो 40 और 2 कितना हुआ बच्चों? 38, है ना, 42, 20 चौक 40 और 2 42, तो v2 प्लस 20 v1 इक्वल टू 42। क्लियर है? अब देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो टक्कर के बाद ही ऐसे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी?
v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी बच्चों 20 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 2, मतलब ये इधर आ रहा है 2 से वैसे जा रहा है तो ऐड नहीं हो जाएगी, और इलास्टिक कोलिजन है तो 1। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लगाया बच्चों मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ये। और ऊपर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। में डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता था लेकिन प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों 4, 2 दूनी 4 और ये चला जाए सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने जा रहा हूं। इससे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1, है ना, ऐसे लिखेंगे ना 20 प्लस 1 तो 20v1, ठीक। और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों 41 माइनस 4 38, तो v1 आ गया 38/21, ठीक है। v1 आ गया 38/21, और ऐसे ही v2 कितना आएगा, तो इस इक्वेशन में रख लेते हैं। v1 हो जाएगा v2 माइनस, अच्छा v2 पता करना है, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस 4, तो 4 प्लस v1, और v1 कितना है 38/21, 21 चौक 84, है ना, 38/21। तो v2 कितना आएगा बच्चों बताओ, 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12/21, ठीक है। देखो v2 v1 आ गया, समझ रहे हो बच्चों। कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले बताया मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो तुम समझोगे उसको। अब ये v1 ये v2, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, कैलकुलेशन के लिए आप जिम्मेदार, तो बेटा देखो कैलकुलेशन तुम देखना, हो सकता है कोई कहीं गड़बड़ हुई हो, तो कॉपी पेन लेके बैठे हो चेक करते रहो। अब लॉजिक समझो, दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव, और कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है v2, इसका मतलब ये जो v वाला पार्टिकल है ये तेजी से चलेगा, ठीक है, तेजी से चलेगा और कहां पहुंचेगा, अब a पीछे आ रहा है ऐसे, b आगे चल रहा है, तो ये इसको आके पीछे से टक्कर मारेगा, है ना। तो अगर आपसे पहले तो ये पूछ ले कि वेलोसिटी बताओ कोलिजन के बाद, और फिर पूछ ले कि बताओ फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी देर बाद टक्कर होगी, तो आप सोचो एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू कर दिया, ये इसकी स्पीड है v2, इसकी है v1, तो v1 मेरे बच्चों ये v2 है, तो v2 ज्यादा है तो ये इसके पीछे से आएगा और ऐसे बुड़म से टक्कर मारेगा, है ना। तो कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है b को, 2πr ट्रैवल नहीं करना है ना, 2πr। तो टाइम जो लगेगा सेकंड कोलिजन में बच्चों, तो डिस्टेंस कितनी है 2πr अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v2 माइनस v1, ये टाइम होगा, ठीक है। और पहले कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, तो पहले कोलिजन में t इक्वल टू 0 से अगर यहां से शुरू हुए, पहले कोलिजन में टाइम लगेगा बच्चों इतना टाइम, है ना, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो दैट विल बी पहले कोलिजन का टाइम 2πr अपॉन कोई से की भी स्पीड ले लो क्योंकि बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है बच्चों टाइम। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन है पेपर में आए हैं अलग अलग टाइप में, जेई नीट में थोड़े से अलग होते हैं, इसमें डिजाइन ही बदल सकता है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखो एक क्वेश्चन पेंडुलम का देख लेते हैं, ये बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों जैसे ये पेंडुलम है, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसका मास है ए, ठीक, ये ब्लॉक ए है ऐसे हैंग कर रहे हैं, ये एक ब्लॉक है दूसरा जिसका मास मैं कैपिटल एम मान लेता हूं, ठीक है, और इसको स्पीड यू से इसकी तरफ फेंक दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, फाइंड द हाइट अटेन बाय, ये बड़ा पेट सा ऑब्जेक्टिव है बच्चों, नीट में जेई में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में बना रहता है, तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो हम गलत ना करके आए, ठीक है। तो देखो फाइंड द हाइट अटेन बाय द
ब्लॉक ए आफ्टर कोलिजन। फर्स्ट, पहले अगर ये जो कोलिजन है ए के बीच में E इक्वल टू 0 हो, सेकेंड E इक्वल टू 1 हो, थर्ड E इक्वल टू 1/2। ऐसे 3-4 पार्ट एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहले पार्ट में क्या कहा, E इक्वल टू 0 होने का मतलब कि ए बी से टकराने के बाद क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। दूसरे में कहा नहीं इलास्टिक कोलिजन है, और तीसरे में क्या कहा 1/2 है। तो तीनों को सॉल्व करते हैं। देखो, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, आपने वर्क एनर्जी पावर में ढेरों क्वेश्चन करे हैं बच्चों, बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए थे मैंने, कि अगर देखो एक पेंडुलम है, उसको यहां से स्पीड u देते हो और आपसे पूछा जाए भाई मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, तो ध्यान रखना है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये जो हाइट होती है u²/2g, मैक्सिमम हाइट जहां तक जाता है, ये ऐसे यहां से चला चलते 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 यहाँ पे आके रुक जाता है, तो ये जो हाइट होगी दैट विल बी u²/2g। ठीक है, समझ में आई बात। तो यानी कि हमें बस ए की वेलोसिटी पता करनी है कोलिजन के बाद, फिर तो आंसर डायरेक्ट लिख देंगे हाइट। तो जैसे हम पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो बच्चों, जब ये टक्कर करेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा सर टेंशन है यहाँ, mg है, दो फोर्स है, लेकिन क्या सिखाया था बताओ, टेंशन और mg क्या इंपल्सिव फोर्स है या नहीं ना, इसका मतलब ये कोलिजन पे असर नहीं डालेंगे, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मैं बच्चों, तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m इंटू यू, ठीक है, समझ में आया, इक्वल टू, जब टक्कर हो जाएगी तो टक्कर के बाद ये प्लास्टिक कोलिजन है, प्लास्टिक ही तो बोलते हैं इन परफेक्टली इन इलास्टिक को, तो यानी कि टक्कर खा के स्टिक कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे तो ये दोनों का मास क्या हो जाएगा m+n, है ना, इकट्ठे चलेंगे ना किसी एक स्पीड से, m+m इंटू v, mu 2mv, तो v कितना आ जाएगा u/2। ठीक है, तो u/2 स्पीड से ये ऊपर की तरफ चलेगा, कितनी हाइट तक जाएगा बच्चों बताओ, v²/2g, और ये कितना है u/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो u²/8g। ठीक है, h इक्वल टू u²/8g, ऐसे समझो। कोई डाउट यहां तक, बोलो बच्चों। ठीक है, अब कैसे बोले सर अब ये हाइट, ये पहला पार्ट हो गया बच्चों, अब मैं यहीं पे दूसरा पार्ट करके दिखाता हूँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ, मतलब रिपीट कर सकते हो वीडियो आप। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो दूसरे पार्ट में क्या करना है बच्चों, E इक्वल टू 1, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m इंटू यू प्लस m इंटू 0, ठीक है, इक्वल, अब देखो इलास्टिक कोलिजन है ना, लॉजिक वैसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इक्वल मास कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल मास जब कोलाइड करते हैं तो बच्चों, और इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो मास इंटरचेंज कर लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी u हो जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में मास अनइक्वल होते तब क्या करते, तो रूल लगाते, जैसे ये है ना, mu और m v की वेलोसिटी v2 मान लो, m v1, है ना, ऐसे कर सकते हैं। और कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2, यहाँ क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u इक्वल टू 1। बच्चों जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो पक्की बात है v1 आ जाएगा u, चेक करके देख लो आप। ठीक है, तो कॉमन सेंस है, वैसे भी इक्वल मास इंटरचेंज कर लेंगे वेलोसिटी। अब u आ गया, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u²/2g। ठीक है, कितना आ जाएगा, u कितना है हमारे पास, सॉरी v1²/2g, तो ये u²/2g, हाइट आ गई u²/2g। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर मैं यहां से लेके यहां ना कर दूं मोमेंटम कंजर्व ना, क्योंकि लंबा टाइम है तो वेट जो है, वेट मोमेंटम चेंज कर रहा है ना, रस्सी की टेंशन भी इफेक्ट डाल रही है, तो यहाँ और यहाँ मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है, कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो बच्चों, कितना समझ में आया।
अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट करते हैं, तो ऐसे गलती मत करना क्योंकि बीच में कोलिजन हो रहा है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो बात सही रह जाएगी तुम्हारी कि यहाँ करके इक्वेट कर दो, लेकिन बीच में इनइलास्टिक भी तो हो सकता है ना, जैसे इनइलास्टिक केस ये वाला और ये वाला, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस में लॉस हो जाती है, हीट की फॉर्म में, तो मैकेनिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, इलास्टिक केस में कर सकते हो तो, लेकिन ऐसी आदत डालनी नहीं चाहिए। मैंने आपको कुछ टाइम भी बताया था जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा रहा था कि हमेशा जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको अवॉइड करते हैं, कंजर्वेशन को उसके, जब कोलिजन हो एक्सप्लोजन हो तब नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर E इक्वल टू 1/2 हो तो अगर E इक्वल टू 1/2 हो तो उस केस में ये इक्वेशन लिखी हमने m1u1 प्लस m2v2 ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू E, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन लग रहा है तो 1/, समझ रहे बच्चों, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन ऐसे, तो ये हो जाएगा mu, m से m कट गया, तो पहली इक्वेशन तो बन जाएगी बच्चों v1 प्लस v2 इक्वल टू u, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2v1 माइनस 2v2 इक्वल टू u। आपको क्या सॉल्व करना है बच्चों, v1 चाहिए ना, है ना, तो v1 चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4v1, यहाँ 2u हो जाएगा प्लस u, v1 आ जाएगा 3u/4, v1 आ गया। और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट v1 हाइट स्पीड से चला तो कितनी हाइट तक जाएगा, v1 स्क्वायर बाय 2g, और कितना हो जाएगा बच्चों ये 9u स्क्वायर बाय 4, 16 दूनी 32g, ये आ गई हाइट। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब देखो, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें फ्रिक्शन हो, है ना, फ्रिक्शन आ जाए तो क्या करना है, तो देखो बच्चों जैसे रफ सरफेस है, यहाँ एक रफ सरफेस है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ एक मास है 2 kg, वो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे स्टेशनरी मास के पास जा रहा है, दूसरा एक स्टेशनरी मास है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में रखा है, अभी फोर्स लगेगा तो चल पड़ेगा, तो इसका मास भी एम भी कितना है 2 kg, इक्वल मास है, और इससे आके इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद इनकी स्पीड बतानी है। अब यहाँ बच्चा आगे कंफ्यूज हो सकता है, यार ये तो फ्रिक्शन आ गया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। बच्चों सही बात है, ये यहां से लेके जब तक यहां पहुंचेगा, ये डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर, तब तक इस पे लगातार फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसके मोमेंटम को वीक कर देगा, है ना, स्पीड कम करेगा। लेकिन जब कोलिजन का इवेंट हो रहा होगा, जब कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा टाइम होता है वो, तो वहां इंपल्सिव फोर्स देखे जाते हैं, तो उस दौरान फ्रिक्शन इंपल्सिव फोर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, और ये ऐसी सिचुएशन आप इंपल्स वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, यहाँ पे इंपल्सिव नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो फ्रिक्शन पे भी कोई इंपल्स नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ जब ये टक्कर करने जा रहे होंगे तब मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या करो, टक्कर से जस्ट पहले सोच लो कि मान लो इसकी स्पीड हो जाए v, है ना, तो ये 2 kg है, तो वो टक्कर से पहले स्पीड पता कर लो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे चलता है बच्चों, तो कितना रिटार्डेशन लगता है, म्यू जी लगता है ना, म्यू इंटू जी, तो स्पीड होगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स, 2ax होता है ना, 2 रिटार्डेशन वाला इक्वेशन है ना, तो u हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 2, म्यू हो गया 0.2, जी हो गया 10, हो गया 10, 10 से 10 कट गया, है ना, 100 माइनस, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 40, ये आ गया 60, तो v स्क्वायर इक्वल टू 60 है, तो v इक्वल टू क्या आ गया √60। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये दो मास का कोलिजन होगा जिसमें कोई फ्रिक्शन का काम नहीं है यहाँ, ठीक है, ये कितना है 2 kg और ये कितना है 2 kg, मान लो ये b है और ये a है, ठीक है, तो a यहाँ पहुंच गया, b यहाँ पे, और कितनी स्पीड से आ रहा है ये v से, है ना। अब ये यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है ना बच्चों, अब आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर दो, लॉ लगाओ, इक्वेशन न्यूटन का इक्वेशन लगाओ, जो मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन का इक्वेशन,
अगर ये मास अलग होते तो थोड़ा लेंथी करनी पड़ती कैलकुलेशन, यहाँ इजी हो रहा है कि मास इक्वल है, तो इक्वल मास है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन के अकॉर्डिंग या कोलिजन के रूल के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी इंटरचेंज करने के ना, तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, ये कितनी स्पीड से चलेगा, स्पीड v से, दैट इज √60। ठीक है, मतलब कोलिजन यहाँ आके टक्कर मारने वाला है ना ये, तो उससे पहले तक तो फ्रिक्शन का असर लो, लेकिन टक्कर के टाइम जो रूल लगते हैं कोलिजन वाले वो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ इंपल्स की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, समझा बच्चों, तो यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये अलग अलग मास होते तो फिर वही ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ इजी रखा है मैंने कैलकुलेशन की वजह से, तो इक्वल मास रखे और फिर वेलोसिटी इंटरचेंज करा दी। क्लियर है बच्चों? इसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार क्या होगा, किसी हैवी ऑब्जेक्ट से कोई चीज टकरा रही है, जैसे मान लो एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, और एक शरारती बच्चा खड़ा है कहीं ट्रैक से थोड़ा सा दूर खड़ा है, ट्रैक पे तो खड़ा हो नहीं सकता, और वो उसको पत्थर मारता है। तो बताओ, ट्रेन इतना ह्यूज मास है, उस पर पत्थर लगने से क्या ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ट्रेन उतनी स्पीड से चलती जाएगी। तो ऐसे केस में वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? तो मैं फॉर्मूले से भी बना सकता हूँ कि मास की वैल्यू बहुत ज्यादा m2 है, एक मास को बढ़ा घटा लेते हैं। तो ऐसे ना करके सीधे क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। जैसे ये कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई बड़ा सा मास है और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे आ रहा है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, क्लियर? टक्कर खाने के बाद ये ए है और ये बी है, ठीक है, सोचो बच्चों स्पीड क्या होगी अब। तो ए की स्पीड मैंने मान ली कि यार इधर जाएगा, ठीक है, बी मान लेते हैं, ये अभी भी इतनी स्पीड से चलेगा, समझ रहे हो बच्चों, ये अभी भी इतनी स्पीड से चलेगा, तो हमें बताना है टक्कर के बाद स्पीड कितनी होगी। अब कोलिजन इलास्टिक इनलास्टिक कुछ भी दे रखा हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि E इक्वल टू 1/2, इन इलास्टिक दे दिया मान लो कोलिजन। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें ना डायरेक्शन ले लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब देखो, तो यहां क्या करना है आपको, देखो जब एक हैवी मास है, एक का मास हैवी है, तो क्या अंदाजा लगाएं फिर हम, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन पे जाते हैं सीधे, ये वहीं से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। कैसे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो v-2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच कर रहे हैं ना, 4 माइनस ऑफ -2/4 से आ रहा है ये ऐसे, तो ये शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया रूल के हिसाब से। देखो ये इधर आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो 2 माइनस ऑफ -4, ठीक है, इक्वल टू E, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लग रहा है बच्चों ये, और इक्वल टू E दैट इज 1/2, v-2, और ये 2 + 4 6/2, v-2 और ये हो गया 3, v इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से वापस होगा, यानी कि अगर हम किसी हमारी तरफ आते हुए किसी बड़े व्हीकल की तरफ हम पत्थर मारते हैं, तो पत्थर और ज्यादा स्पीड से वापस आता है। देख लो 4 से जा रहा था ना, अब 5 से वापस आ रहा है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों ये थे बिल्कुल बेसिक, आपको अलग अलग तरीके क्वेश्चन दिख रहे हैं वैरायटी के। अब इसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जोड़ते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बड़ा क्लासिक से होते हैं। देखो बच्चों, अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद ना एक कंसेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंग ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, और कुछ लोग उसे कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं सेंटर ऑफ मास के टाइम कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम होती है वो स्पेशली एडवांस के लिए, IIT एडवांस और KVPY, या हम बात करें तो ओलंपियाड वगैरह के लिए होती है, तो वो मैं आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा उस टाइम। अभी हम सीधे सीधे कोलिजन पढ़ रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं ना। ये एक ब्लॉक सी है, पहले हल्का वैल्यू लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन कम और कंसेप्ट ज्यादा हो, है ना। ये मास है, ये रेस्ट में, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, रेस्ट में है पूरा सिस्टम, ये ए और ये B। ठीक है बच्चों, ए और बी रेस्ट में है, और ये आ रहा है स्पीड यू से।
ए बी के बीच में जो कोलिजन बताया इलास्टिक है। E इक्वल टू 1 लिखने का मतलब कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है। देखो बच्चों, हमें यहां बताना है कि कोलिजन के बाद ए और बी की स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। पहला सिंपल एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। देखो बच्चों, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव। मैंने आपको बता रखा है स्प्रिंग फोर्स और वेट नॉन इंपल्सिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग पे जो असर पड़ रहा होगा कि ये स्प्रिंग देखते ही आपका दिमाग, अरे यार ये तो मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ऐसा चल रहा होगा। डराने के लिए आता है स्प्रिंग। आपको ध्यान देना है, जब ए और सी आपस में टकरा रहे होंगे, तो उस टाइम, जब टकरा रहे होंगे उस टाइम के बारे में सोचना है। तो वो टाइम बहुत छोटा होता है, तो स्प्रिंग ब्लॉक खिसकेगा नहीं, एक खिसकेगा नहीं, बस इंटरचेंज कर रहे होंगे वेलोसिटी, जो भी कर रहे होंगे, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, लेकिन मूव नहीं करेगा। तो अगर मूव नहीं करेगा तो स्प्रिंग दबेगा नहीं है, और अगर दबेगा नहीं तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इमेजिन करो बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ए के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक। और उस टाइम जब ये कोलिजन हो रहा होगा तो बी पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग दब ही नहीं रहा है, तो स्प्रिंग बी पे कोई असर नहीं लगेगा। तो अगर मैं कहूँ कि कोलिजन के जस्ट बाद, तो इसका मतलब बी अभी भी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ए पे असर पड़ेगा, वो भी कोलिजन का। तो सोचो, यानी कि स्प्रिंग को आप भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। कोलिजन से जस्ट, कोलिजन के पहले स्प्रिंग कोई काम नहीं कर रहा, ना कोलिजन के दौरान कोई काम नहीं कर रहा इन तीनों स्टैंड पे। हाँ, थोड़ी देर बाद जब ये चलना शुरू होगा, फिर स्प्रिंग दबेगा, उस पर भी फोर्स लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो वो भी सोचेंगे अभी, है। तो ऐसे सोचो, देखो ये इजी कर दिया क्वेश्चन। ये मास m है और ये m है, इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। स्प्रिंग की तो कोई हैसियत ही नहीं फिलहाल। तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए, u, u हो जाएगी ना, और वेलोसिटी ऑफ c क्या हो जाएगी, 0, और वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये आंसर है। तो कोलिजन के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर कोलिजन पूछा है ना, तो ये तो u स्पीड से चल पड़ेगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, और ये क्या करेगा बच्चों, ये भी रेस्ट में होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट अब, फाइंड द velocity of A and B at time of maximum compression in the spring। अब बताना है ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बच्चों यहाँ एक बात सोचो आप, देखो मैं इसके शॉर्टकट फॉर्मूले भी बना दूंगा, लेकिन पहले ये पूरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। जब ये ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे दबाएगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा kx, और जब स्प्रिंग दबता है ना ऐसे, तो दोनों एंड पे फोर्स लगाता है, और इस पे लगाएगा इधर। तो बी की स्पीड तो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और सी, देखो ए ऐसे चलना शुरू हो गया ना स्पीड यू से टक्कर के बाद, तो बी, ए की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, और बी की स्पीड 0 से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बी की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी और ए की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो मैं इस डायग्राम को यहां से समझाने की कोशिश करूंगा। ये एम, तो बी तो रेस्ट में होगा बच्चों, और ये क्या होगा, मोशन में होगा ऐसे, ठीक है। ये मोशन में होगा, और जब ये आगे चलते जा रहे होंगे ऐसे, तो एक दिन मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका जितना, तो उस टाइम दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाएगी। सोचो बच्चों, दोनों की स्पीड सेम। ये इसका लॉजिक क्या है, ऐसे सोचो, मान लो इसकी स्पीड है टक्कर के जस्ट बाद 100 हो गई, तो इसकी स्पीड अब इस रेस्टोरिंग फोर्स की स्प्रिंग की वजह से कम होनी शुरू हो जाएगी, तो 100, 90, 80, 70, 60 ऐसे, और इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे। तो एक टाइम तो कभी ऐसा होगा ना जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बताओ बच्चों। उस टाइम स्पीड सेम, और वो कब होगा, जब स्प्रिंग जितना कंप्रेस होना था हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो स्प्रिंग खुलना शुरू हो जाएगा, फिर ये स्लो हो जाएगा और वो फास्ट हो जाएगा, है ना। मतलब सी, जो बी है वो फास्ट हो जाएगा और ए स्लो हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड सेम, और फिर वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इसका हम मॉडर्न फिजिक्स में भी एक दो जगह इस्तेमाल करते हैं बच्चों, क्लास 12 के टॉपिक में भी। याद करो, मैंने, अगर आपने खैर 12th नहीं पढ़ी, तो इलास्टिक कोलिजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब
किसी चार्ज पार्टिकल से रखे हुए चार्ज पार्टिकल की तरफ दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तब भी ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कंजर्वेशन अब क्या इस्तेमाल करें, तो भाई स्पीड पूछ रहा है ना वो, इनिशियल दे रखी है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब सोचो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा पूरे सिस्टम का, हाँ। जो kx है वो इंटरनल फोर्स है इस पे और इस पे, तो पूरे सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है ना, तो यहाँ और यहाँ मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है लेकिन पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है क्योंकि इंटरनल फोर्स है स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, तो m इंटू यू, इसका तो रेस्ट में तो 0 इक्वल टू mv1 v प्लस mv, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, m से m कट गया u/2। इसकी स्पीड भी पता लग गई, इसकी स्पीड भी पता लग गई, तो मैक्सिमम टाइम कंप्रेशन के टाइम इसकी स्पीड u/2 है और इसकी u/2 है। ठीक है बच्चों, ये स्पीड आ गई। अब एक बच्चा पूछता है कि सर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बताओ। तो देखो मैक्सिमम थर्ड पार्ट इसका, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो कैसे सॉल्व करें, तो देखो बच्चों m, ये स्पीड u से जा रहा था, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम इसकी स्पीड v हो गई, इसकी स्पीड v है ना, जो हमें पता है u/2। तो क्या कोई और कंसेप्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, हाँ भाई टक्कर तो पहले हुई थी c से, वो तो हट गए यहाँ से, तो टक्कर की बात तो है नहीं, अब तो ये चल रहे हैं और चलते चलते स्पीड इंटरचेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो इसका ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। कोलिजन तो खत्म हो चुका ना, कोलिजन के बाद के हालात है ये, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा, हाफ mu², इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाफ v² प्लस हाफ mv², ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी दोनों की, प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x²। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ से हाफ कट गया, mu², m प्लस m, 2mv² है ना, 2mv² और v कितना है u/2, u/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के x²। ठीक है, तो देखो बच्चों हाफ mu² इक्वल टू mu²/2 प्लस हाफ के x²। ठीक है, तो 3/2 mu² प्लस हाफ के x²। ठीक है, तो x आ गया 3mu²/k। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना भाई, कहीं गड़बड़ है तो ठीक कर लेना। बताओ बच्चों समझ में आया पूरा लॉजिक, यानी कि जिस टाइम कोलिजन हो रहा है उस टाइम स्प्रिंग का कोई काम नहीं, भूल जाओ स्प्रिंग को। जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करता है तो उस टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका। तो एक दूसरे को सेम वेलोसिटी से देख रहे होंगे नहीं, अगर एक के ऊपर दूसरे को बिठा दिया जाए जब सेम स्पीड से चलेंगे तभी तो कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन हो रहा होता उस टाइम तो अलग अलग स्पीड से चल रहे होते। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे रिपीट करके देखो, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल, ये m, ये m, ये भी रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में, और मैं कह रहा हूं कि ये स्पीड u से आया लेकिन इस बार u e इक्वल टू 0 है। ठीक है, e इक्वल टू 0 दे दिया तो हमसे तीन बातें पूछी जा रही हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दूसरा पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन एंड फाइंड द वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो देखो बच्चों इक्वल मास है ना, इक्वल मास है और इलास्टिक कोलिजन है, तो टक्कर सोचो इसकी, तो हमें यहाँ पता है कि यार टक्कर खाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, e इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ कोलिजन पढ़ेंगे और जब कोलिजन करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है, बी स्प्रिंग से बंधा है तो स्प्रिंग का कोई असर नहीं। तो इसको सॉल्व करें, देखो फॉर ए एंड सी इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, इसका mu, इसका कितना होगा mu mv प्लस mv, क्यों, क्योंकि स्टिक कर जाएंगे भाई, इलास्टिक कोलिजन है, देखो e इक्वल टू 0 है ना, तो यहां से v कितना आ गया u/। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या होंगे हालात, ऐसा कुछ सिस्टम होगा, ये 2m और ये m। ठीक है, और ये स्पीड v से चल पड़े और ये दोनों इकट्ठे हो गए a एंड c, समझ रहे हो बच्चों, और b। तो अगर आपसे पूछूं कि जस्ट वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन,
तो ए और सी की वेलोसिटी है u/2, इकट्ठे चल रहे हैं, और बी अभी रेस्ट में है। लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है, ये 2m और ये, समझ रहे हो बच्चों? मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, तो यहां वाले हालात में और यहाँ पे, तो 2m इंटू वी प्लस 0, 2m इंटू वी नॉट प्लस एम वी नॉट, ठीक है, 2m वी 3m वी नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू 2v/3। बोलो बच्चों, समझ में आई नहीं बात? 2v/3 आ जाएगा, वी नॉट। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट हमें यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, वी नॉट आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए आप क्या करो, यहां में और यहां में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2mv² प्लस वो रेस्ट में प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में अभी यहां पे हाफ 2m v0² हाफ m v0² प्लस हाफ ax², ठीक है, ऐसे लिखा। वी नॉट की वैल्यू ये रख दो u/2, है ना, और v की वैल्यू u/2, समझ रहे हो बच्चों? और x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो ये लॉजिक है ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ एक और लॉजिक बताता हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम। जैसे मान लो ये मास m है, ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन और दिखा, ये m1 है, ये स्पीड u से है, ठीक है। बच्चों बताओ, अगर ये इससे जाके जस्ट स्ट्राइक करे तो क्या कोलिजन माना जाएगा? नहीं, कोलिजन नहीं होगा, मासलेस ऑब्जेक्ट है, कोई कोलिजन नहीं है। स्प्रिंग तो मासलेस होता है ना, तो स्प्रिंग के साथ जब इंटरेक्ट हो रहा है तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो मतलब कोई कंप्रेशन नहीं है, इसका मतलब कोई कोलिजन नहीं मानेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा और उस टाइम स्पीड कितनी होगी। देखो बच्चों, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो होगा क्या, पहले ही सोचो। जैसे ही इस पे जाएगा, इसको दबाएगा, तो इस पे इधर फोर्स आगे लगेगा और इस पे पीछे की तरफ लगना शुरू होगा, तो इसकी स्पीड घटनी शुरू होगी, उसकी बढ़नी। लेकिन ऐसे चलते 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 एक दिन क्या होगा बच्चों, दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाएगी भाई, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। तो ये m1 v0 और v2, ठीक है। सोचो, तो अगर मैं कंजर्वेशन, अब यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम पे, जो भी फोर्स है वो इंटरनल है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। m1u m1 v0 प्लस m2 v0, v0 कितना आ जाएगा, m1u अपॉन m1 प्लस m2, v0 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई मैक्सिमम कंप्रेशन भी बताओ। देखो, आप m1u² है ना, और हाफ m1v0² प्लस हाफ m2v2² प्लस हाफ ax², ठीक है। v0 की वैल्यू यहां रख दो, यहां से x आ जाएगा, u तो आपको गिवन है, क्लियर है। ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे से क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करूं, तो मैं एक कंसेप्ट बना के देता हूं आपको, एक कंसेप्ट सीख लो, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर देना। ये m1, ये u1, ये m2, ये u2, ठीक है, ऐसे। और u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब हुआ क्या बच्चों, वैसे दो ब्लॉक रखे थे स्प्रिंग के साथ, उनको टैक से ऐसे हिट किया, एक को u1 स्पीड दी, एक को u2, ठीक है, और u1 ज्यादा है u2 से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, जब ये ऐसे चल रहे होंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम इनकी स्पीड कितनी होगी। आपको पता है कि यार मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड सेम हो जाती है, तो vc, c फॉर कॉमन, ठीक है, ऐसे मान लिया। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 m2u2 m1vc प्लस m2vc, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो vc कितना आएगा, m1u1 m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। अब आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, तो हाफ m1u1², अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं, हाफ m2u2², हाफ m1vc² प्लस हाफ m2vc²,
प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, वीसी की वैल्यू यहां रखोगे, देखो कितनी लेंथी कैलकुलेशन है, चलते जाओगे, एक दिन सॉल्व करके आएगा। वो मैंने सॉल्व कर रखा है, बता देता हूँ। हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। इससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। एक बार इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। यू ओ, एक मिनट, u1 u2, ठीक है बच्चों, v1 v2 नहीं, u1 u2, मतलब जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो के टर्म में आपने फॉर्मूला। तो बच्चों अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है, और कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर रही होगी तो वो भी पता लग जाएगी। तो इसका इस्तेमाल कोई एक क्वेश्चन में करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हमने पढ़ लिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस वैल्यू, इसका इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चेक करते हैं, अगर डायरेक्ट करना होता तो यहां होता हाफ की एक्स स्क्वायर, है ना, भाई ये मैक्सिमम कंप्रेशन पता करना है ना, इक्वल टू हाफ एम 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 प्लस एम इंटू यू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट गया, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई टू एम यू स्क्वायर। तो एक्स आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाय टू के। ओ, ये आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3m। इसका मतलब या तो ये गलत है या ये गलत है, ये गलत नहीं हो सकता, यहाँ कैलकुलेशन में कोई गलती है, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि हमने वेरीफाई किया इसको। बच्चों मैंने पहले बताया कि कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान दिया करो बच्चों। तो कैलकुलेशन के लिए हम डिस्क्लेमर लगा लेंगे थोड़े दिन में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या गलती है ये चेक करते हैं। हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m v स्क्वायर। अच्छा, हमने हाफ काट दिया था, इसका नहीं काटा, ये गलती कर दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों एम यू स्क्वायर बाई टू, और 1 - 1/2, तो ये 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। और ये हाफ खत्म हो जाएगा, तो यहां से आएगा ये 2mu स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक्स चाहिए, तो आ गया x इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय टू के, ठीक है। समझ में आया बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x चाहिए, तो एम यू स्क्वायर बाय टू के, ये टू जिंदा रहेगा, ठीक है। तो देखो आंसर आ रहा है ना सेम। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा ठीक है। तो मतलब इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, आपको पता लग गया। आज जैसे कॉमन वेलोसिटी पता करनी है, वो क्या सिखाया अभी, v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, डायरेक्ट लिखना है। तो v इक्वल टू m1 u1, तो m इंटू यू प्लस जीरो इक्वल टू m प्लस m 2m, ठीक है। m से m कट गया, कितना है u/2, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अब जो फाइनल आपको फॉर्मूला बताया। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आज आपने 1D के कर लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेंटर ऑफ मास से भी लिंक होते हैं, वो आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाए जाएंगे। अगली क्लास में बच्चों हम मोशन इन टू डायमेंशन ऑब्लिक कोलिजन और ग्लेंसिंग कोलिजन बोलते हैं इसको, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक बढ़िया इंफॉर्मेशन है, अगर आप क्लास 11 12 के लिए सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले तो मैं थोड़ा बता दूं अपने बारे में। जो सीबीएसई स्पेशल बिल्कुल, जैसे मैं अभी कोचिंग करा रहा था आईआईटी जेई केवीपीवाई, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार सीबीएसई को भी बच्चे सीरियस नहीं लेते, मतलब सीबीएसई जो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये पिछड़ जाएगा बच्चा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप कोई भी चीज समझ सकते हो, कोई भी कंसेप्ट कर सकते हो, और आपके कुछ बेसिक एग्जाम जो जेई मेन है, नीट है, वो एनसीईआरटी बेस्ड है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैंने अनअकैडमी पे सीबीएसई विंग ज्वाइन कर रखा है बच्चों, जहाँ पे मैं सीबीएसई का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ मेरा रेफरल कोड है उज्जवल के लाइव, ठीक है। और हमारे अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, जैसे अभी मिशन 100 चल रहा है, क्रैश कोर्स अभी मई 1 से शुरू होगा बच्चों, 11th और 12th के डिटेल कोर्स शुरू होंगे,
ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आस्क अ डाउट एक फीचर होता है बच्चों अनअकैडमी का। अगर आपका बहुत सारे डाउट हैं, फॉर एग्जांपल आपने मान लो कोई टीचर ज्वाइन नहीं कर रखा है, कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है और आपके डाउट होते हैं, तो फिर आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी सोल्यूशन है। आप आस्क डाउट का यूज कर सकते हो बच्चों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। अल्टीमेट है ये, इसमें कितने ही डाउट बच्चों आप पूछ सकते हो, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं और एक्यूरेट मिलते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपने क्वेश्चन कुछ और डाला गूगल में, आंसर कुछ और मिल रहा है, और कई बार बहुत सारे ऐसे अनमेच्योर मतलब सोल्यूशन मिलते हैं, मतलब जो क्वेश्चन ही गलत होते हैं, आंसर गलत होते हैं उनके। तो उसका यहाँ आप सोल्यूशन है आपका, आप इसका यूज कर सकते हो बच्चों। देखो क्या है ये, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके फोन में होना चाहिए, उसमें आपकी कैटेगरी हो सीबीएसई नीट जो भी है। फिर आप आस्क डाउट फीचर में जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका फोटो क्लिक करिए, ठीक है, और अगर गैलरी से तो गैलरी से अपलोड कर दो। लेकिन साथ में उसको क्या करना है, क्रॉप करना है। ये नहीं लालच में आ जाओ एक बार में सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। क्रॉप करो और क्रॉप करके सब्जेक्ट चूज करो और फिर उसको भेज दो। विद इन मिनट बच्चों आपको आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें एक फायदा और भी है बच्चों, अगर आप बहुत सारे डाउट पूछते हो तो उसके फायदे आपको पर्सनल होते ही हैं, लेकिन साथ में एक और फायदा हो सकता है कि आप आईपीएल के मर्चेंटाइज जीत सकते हो। अगर अनअकैडमी क्या कर रहा है कि दो विनर बनाता है, एक पर डे और एक मंथ का विनर। जो एक दिन में सबसे ज्यादा डाउट पूछता है बच्चों, उसको भी आईपीएल की मर्चेंटाइज मिल सकती है, और जो पूरे मंथ में सबसे ज्यादा डाउट पूछता है उसको भी आईपीएल के मर्चेंटाइज मिलते हैं, ठीक है। तो ये एंजॉय कर सकते हो आप। साथ में आपको मैंने बताया, हाँ, अगर इसके कैसे यूज करना है क्या है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों डिटेल दे रखी है, ठीक है। और उसे अनलॉक करने के लिए एक कोड की जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी लिखा है उज्जवल के लाइव, और ये कहीं फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है ये रेफरल कोड यूज करके, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे कोर्स को ले सकते हैं बच्चों। और आस्क डाउट तो फीचर फ्री है, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।